फिर से मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपके लिए एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ आए हैं। दैट इज टॉपिक का नाम सर क्या है, समझिएगा कितनी अच्छी टॉपिक, एकदम से इस टाइम की रिलेवेंट टॉपिक है। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? सुबह उठो, अखबार में नौकरी ढूंढो और शाम को वही अखबार बिछा के सो जाओ। सर जिंदगी की जरूरत हमारा एसी कार ये सारी चीजें नहीं है। जिंदगी की जो बेसिक जरूरत है, सबसे पहली जरूरतें हैं हमारी, दैट इज ये टोटल 5 जरूरतें, इनको याद रखिएगा, आप एग्जाम्स में यूज करेंगे इनको। सबसे पहला सर फूड खाना, देन उसके बाद क्लोथ कपड़े, देन उसके बाद हाउस घर, फिर हेल्थ और लास्ट में आता है एजुकेशन। ऐसी एक्टिविटी जो अर्निंग के मोटिव से ना हो, जो अर्निंग के मोटिव से ना हो, मतलब जिसको जो हमारा पैसे कमाने के मकसद से ना हो। फॉर एग्जांपल समझिएगा, हम लोग सबसे बेहतरीन एग्जांपल हाउसवाइफ, मम्मी लोगों को ले लो एग्जांपल में। मम्मी लोग खाना बनाती हैं सुबह आपको या दिन भर आपको, शाम को खाना बना के दे रही है, क्या उसका कोई पेमेंट ले रही है? वो नहीं, वो काम तो कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है, बट उसका कोई भी पेमेंट वो नहीं ले रही है। वो एक फिजिकली चैलेंज पर्सन काम करते हैं, तो सर आप प्लीज उनको एक टॉप प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि सोचिए जरा उस स्थिति में भी, उस जगह पे भी वो इतना जरूरत रख रहे हैं, उतनी हिम्मत रख रहे हैं काम करने की। समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया कि उनको लेबर फोर्स में इसलिए नहीं इंक्लूड किया। देखो लेबर फोर्स में कर सकते हैं इंक्लूड, बट इसलिए नहीं करते कि लेबर फोर्स बोलता है कि हम कहीं भी काम में लगाए यूज हो जाए, बट हम उनको हर जगह काम में नहीं लगा सकते। लेबर फोर्स और वर्कफोर्स में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स दोनों को इंक्लूड करता है, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो काम नहीं है, जिनके पास काम नहीं है और वो काम करना चाहते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। बट जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करता है जो एक्चुअली जिनके पास काम है बस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। एक बार फिर से मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से आपके लिए एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ आए हैं। दैट इज टॉपिक का नाम सर क्या है, समझिएगा कितनी अच्छी टॉपिक, एकदम से इस टाइम की रिलेवेंट टॉपिक है। दैट इज एम्प्लॉयमेंट। क्या? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि ये टॉपिक हो चुका है अब जो है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कटने के बाद, लाइक पॉवर्टी के कटने के बाद, पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के कटने के बाद जो है ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो चलिए सर थोड़े से इस टॉपिक को शुरू होने से पहले जरा एक थोड़ा सा बेहतरीन चीज आपको बताएं। सर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? सुबह उठो, अखबार में नौकरी ढूंढो और शाम को वही अखबार बिछा के सो जाओ। हाँ या ना? मतलब रोजगार। सर रोजगार का मतलब क्या होता है? वही सुबह उठे हम अखबार में नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हैं, फिर शाम को वही अखबार बिछा के सो गए। दैट्स मीन सर इंडिया में इस तरीके की अभी प्रॉब्लम है। हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में देखिए क्या क्या कवर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम कवर करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कौन कौन से लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, वर्कर्स क्या होते हैं, लेबर फोर्स क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ज़्यादा अपना समय जाया ना करते हुए सर क्या करें, डायरेक्ट टॉपिक पे आए, क्योंकि ये भी हमारी सर वही है, सिंगल लेक्चर में पूरी क्लास खत्म करना है आपको और कम समय में आपको वो चीज़ें देनी है जो आपके बोर्ड्स और सीयूटी के लिए एकदम मैंडेटरी है। ज़्यादातर फोकस अभी बोर्ड्स पे है हमारा, कि ये जो है क्लासेस आपको बोर्ड्स पे, वो जो वन नाइट जो है कि फाइट करते हो तुम लोग ना लास्ट में कि कल एग्जाम है आज, उसके लिए ये तुम लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कॉमेट हब परिवार इतनी मेहनत कर रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे टॉपिक ही पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज समझिएगा, सबसे पहला चीज ये है कि सिर्फ वर्क क्या होता है। कहानी इस पे बात करती है, काम। वर्क का मतलब क्या होता है, क्यों काम करता है इंसान, क्यों हम वर्क करते हैं, क्यों भी हम कोई काम कर रहे हैं? तो सर सिंपल समझिएगा, टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, बस सिंपल। अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज, जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं उसी को बोलते हैं काम। कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज, वो जो काम कर रहे हैं क्या करने के लिए? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तभी हम कहलाते हैं क्या, जो है एम्प्लॉयड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉयड, कि हमारे पास काम है ना। अब ये लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब होता है बच्चा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सर जिंदगी की जरूरत हमारा एसी कार ये सारी चीजें नहीं है। जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें, सबसे पहली जरूरतें हैं हमारी, दैट इज ये टोटल 5 जरूरतें, इनको याद रखिएगा, आप एग्जाम्स में यूज करेंगे इनको। सबसे पहला सर फूड खाना, देन उसके बाद क्लोथ कपड़े, देन उसके बाद हाउस घर, फिर हेल्थ और लास्ट में आता है एजुकेशन।
एक पर्सन जो है, ध्यान से सुनिएगा क्लास, एक पर्सन कमाता है, पैसे अर्न करता है, कोई भी वर्क परफॉर्म करता है इन चीजों को, अपनी इस बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए। सर सबसे पहले वो अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा, फिर कपड़े, देन घर की बारे में, फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन। ये 5 चीजें अगर एक इंसान पूरा कर लेता है, अपनी अपनी जो भी इनकम है, अगर उसमें ये इन 5 चीजों की फुलफिल कर लेता है, इन 5 नीड्स को फुलफिल कर लेता है, तो एक पर्सन जो है सर कहता है कि हाँ हम अपनी लाइफ सही ढंग से जी रहे हैं, हम इतना कमा ले रहे हैं कि हम अपनी इन जरूरतों को फुलफिल कर पा रहे हैं, कि हमारे पास खाने के लिए व्यवस्था हो है, हम कपड़े अच्छे पहन ले रहे हैं, हम रहने के लिए हमारे पास घर है, हमार कभी बीमार हुए तो हमें दवा करने के लिए भी हमारे पास पैसा है, और हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं। इसके बाद सारी चीजें हैं कि हम प्लॉट लिखवा रहे हैं, हम जो है कंपनी खड़ा कर रहे हैं, हम जो है कि एसी ले रहे हैं, हम फ्रिज ले रहे हैं, हम जो है कि कार ले रहे हैं, दुनिया भर की ये जो लग्जरियस चीजें वो साइड हो जाती हैं, सबसे पहले ये सारी चीजें। तो इनके लिए पर्सन वर्क करते हैं, जो एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना इस चीज को कि पर्सन जो वर्क करता है किसके लिए? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, लिवलीहुड को जीने के लिए जो वर्क करता है, तो जो काम करता है, जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखिएगा, एक नाम आपको मिलेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मिलेगा बच्चा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसका मतलब जरा समझना, एक ऐसी एक्टिविटी जो अर्निंग के मोटिव से ना हो, जो अर्निंग के मोटिव से ना हो, मतलब जिसका जो हमारा पैसे कमाने के मकसद से ना हो। फॉर एग्जांपल समझिएगा, हम लोग सबसे बेहतरीन एग्जांपल हाउसवाइफ, मम्मी लोगों को ले लो एग्जांपल में। मम्मी लोग खाना बनाती हैं सुबह आपको, या दिन भर आपको शाम को खाना बना के दे रही है, क्या उसका कोई पेमेंट ले रही है? वो नहीं, वो काम तो कर रही हैं, खाना बनाने का काम कर रही हैं, बट उसका कोई भी पेमेंट वो नहीं ले रही है। दैट मीन्स वो कौन सी एक्टिविटी? वो काम कर रही है बट नॉट फॉर अर्निंग पर्पस। तो जो अर्निंग के पर्पस से काम ना हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक हम जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम फ्री में उनको कंबल बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मोटिव हो क्या? अर्निंग, पैसा कमाना। क्या कमाना? पैसे कमाना, तो वो सर एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। कौन सी एक्टिविटी कहलाती है मेरे बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो बस सर सिंपल समझिएगा। अब एम्प्लॉयमेंट की भाषा क्या कहता है? कि एम्प्लॉयमेंट कहता है कि जब एक पर्सन, क्या बोला? जब एक पर्सन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या करता है? जब एक पर्सन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या करने के लिए? अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। किसको? अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो दैट इज नोन एज, दैट सिचुएशन इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया कि एम्प्लॉयमेंट वो प्रोसेस है जहां पे एक पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और अपनी लिवलीहुड को अर्न करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेगा बेटा, वो उससे उसको पैसा नहीं मिलता है। अब पैसा चाहिए इनके लिए, इनको सबसे बड़ा मोटिव होता है इसको फुलफिल करने के लिए, इस बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए हमें। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत? अब वो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। लाइक कोई डॉक्टर के बन के कमा रहा है, कोई टीचर बन के कमा रहा है, कोई जो है बिजनेसमैन बन के कमा रहा है, कोई स्वीपर बन के कमा रहा है, कोई जो है इंजीनियर बन के कमा रहा है, कोई साइंटिस्ट। मतलब एक्टिविटी देखो, काम सब कर रहे हैं, हर कोई बंदा काम कर रहा है, बस उनके तरीके अलग है। वेरियस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है आपको। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अब सर बात करते हैं, आगे बढ़े, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया? चलो अब सर सबसे बड़ी बात करते हैं, दैट इज वर्कर किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, वर्कर कौन बोलता है? एन इंडिविजुअल हु performs the economic activity।
समझ में आया? वो पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है दैट इज नोन एज वर्क, मतलब काम। और जो उस काम को कर रहा है, जो बंदा उस काम को कर रहा है, इंडिविजुअल मतलब पर्सन, कौन? पर्सन। जो पर्सन उस काम को कर रहा है हु दैट पर्सन इज नोन एज क्या? वर्कर। क्लियर है? अब सर खेल ये आता है, वर्कर कई तरीके के होते हैं। कुछ लोग खुद का काम करते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों के यहां जाके काम करते हैं, कुछ लोग जो है कि दूसरों को हायर करते हैं, वहां पे काम करते हैं। तो बहुत तरीके के वर्कर्स होते हैं। डिपेंड ये नहीं करता, डिपेंड ये करता है मोटिव। याद रखना, वर्कर कहलाएगा मोटिव के पर्पज से। ठीक है? किस मोटिव से? कि जिसको पैसे कमाने हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारा मोटिव क्या है? पैसा कमाना, तो हम वर्कर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा? वर्कर कहलाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और याद रखिएगा, ये वर्कर जो है ना, एक और चीज, वर्कर कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्कर्स क्या कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जो है ना जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन? वर्कर। याद रखना, वर्कर एक ऐसे पर्सन होते हैं पहले तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या वो सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, कुछ तो कर रहा है। तो इसीलिए कंट्री की, किसी भी कंट्री की जीडीपी में सबसे बड़ा हेल्प करता है कौन? ये वर्कर्स। समझ में आया? अब ये वर्कर कुछ भी हो सकता है। आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं सर? डॉक्टर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डॉक्टर। इंजीनियर्स को ले सकते हैं। ठीक है? टीचर्स को ले सकते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं सर। आप बस इतना याद रखो बेटा कि वही पर्सन, क्योंकि अभी कब आपको एग्जाम में पूछेगा कौन वर्कर होता है, तो उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि वर्कर वही पर्सन होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसका मोटिव क्या होता है? अर्निंग, पैसे कमाना। अगर वो पैसे कमाने के पर्पज से कोई काम कर रहा है तो वो वर्कर कहलाएगा, वरना वो नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो, अब खेल आता है हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर। हु आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो वर्कर्स में इंक्लूड होते हैं? ठीक है, अब समझ में आया। एक आम भाषा में, एक नॉर्मल हम बोलते हैं, अगर आप अभी तक इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे तो आप यही समझेंगे वर्कर का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो दूसरे के यहां जाके काम कर रहा है वो वर्कर है, बस। नहीं सर, वर्कर कोई भी हो सकता है। कोई भी पर्सन जो है वो वर्कर कहला सकता है। देखिए कौन कौन से वो पर्सन है जो वर्कर्स कहला सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इस सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या? लाइक एग्जांपल आप ले लीजिए फार्मर्स को। किसको ले लेते हैं? फार्मर्स को। फार्मर्स अपना खुद का काम करते हैं, खुद से अपना रोजगार बना रहे हैं, खुद से अपना पैसा कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम करने नहीं जा रहे। फार्मर्स हो गए। सर शॉपकीपर्स हो गए, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी जो है क्या कर रहे हैं? अपना खुद का दुकान खोले हैं, खुद से काम कर रहे हैं, अपना बेच रहे हैं सामान, पैसा अर्न कर रहे हैं, काम खत्म। सर बार्बर्स, ये जो ऐसे लोग जो खुद से काम कर रहे हैं, किससे? खुद से काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स में इंक्लूड होंगे। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का अपना काम चल रहा है। समझ में आया? एक और बात आती है, पर्सन हु आर अनअवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, अब याद रखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं टेम्पररी। ठीक है, मतलब किस वजह से? ड्यू टू क्या? इलनेस। ठीक है, या कोई रिलीजियस फंक्शन था उनके यहां। एक मिनट, या कोई फेस्टिवल की वजह से, या कोई पर्सनल रीजन रहा होगा। दैट
मींस मेरे कहने का यह है कि वो लोग भी वर्कर में इंक्लूड होंगे बच्चा, जो अभी टेम्परोरी, देखो ये मैंने वर्ड लिखा टेम्परोरी बेस पे, अभी कुछ दिन के लिए ये वर्क पे नहीं आ रहे, ये काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है बीमार हो सकता है किसी रिलीजियस फंक्शन में व्यस्त हो सकता है उसके घर में शादी हो सकता है फेस्टिवल की वजह से ना आ रहा हो सकता है किसी पर्सनल रीजन की वजह से ना आ रहा हो। तो ऐसे लोग भी वर्कर कहलाएंगे कि जो कुछ दिन के लिए, वो लगातार काम कर रहे हैं, बस कुछ दिन के लिए वो एब्सेंट थे, काम पे नहीं आ रहे थे, अनअवेलेबल थे काम पे आने के लिए, उनके कुछ पर्सनल रीजन। तो ये टेम्पररी बेस पे एब्सेंट है, परमानेंट बेस पे नहीं। अगर जो परमानेंट बेस पे एब्सेंट हो गया वो वर्कर नहीं कहलाएगा, बट जो टेम्पररी बेस पे कभी कभार कुछ दिन की छुट्टियां लेके, चलो उसके यहां शादी थी चला गया, या हो सकता है वो बीमार पड़ गया, या उसके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, या उसके घर में शादी होती है, कुछ इस वजह से अगर नहीं है वो अवेलेबल, तो जो है कि वो वर्कर में तो भी इंक्लूड होगा। तो पहला हमने क्या देखा? सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरा हमने क्या देखा? जो है ये जो अनअवेलेबल है। अब देखो एक और है, ध्यान से सुनना, एक अगला देखो, अगला क्या है? दोज हु हेल्प मेन वर्कर्स। समझ में आया? जो मेन वर्कर्स को काम हेल्प करते हैं वो भी वर्कर कहलाते हैं। मतलब मेन वर्कर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के टाइम में देखोगे जो मेन होता है, मिस्त्री जो होता है, वो जो है कि अपना काम कर रहा है, उसको हेल्प करना है, सपोर्ट करने वाला एक बंदा होता है, वो भी वर्कर कहलाएगा। समझ में आया? जो सपोर्ट, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं क्या, सपोर्टर। जो सपोर्टर है ना वो भी वर्कर कहलाता है, वो भी काम कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। भले ही वो मेन वर्कर नहीं है, मेन काम नहीं कर रहा है, बट ये है कि वो भी यहां पे काम दिखा रहा है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो वो भी वर्कर, वो क्योंकि वो काम में इन्वॉल्व है, भले वो सपोर्ट का काम कर रहा है। भले वो देखा होगा आप लोगों ने कि एक अधिकारी जा रहा है, ऑफिसर जा रहा है, उसका बैग पकड़ के ही लेके जा रहा है, तो वो भी काम कर रहा है, उसका पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, हमको इस बात का पैसा मिलेगा, हमको बैग उठाने का पैसा मिलेगा, तो वो मेन वर्कर को सपोर्ट कर रहा है। बात समझे? तो सपोर्टर वाले जो होंगे ना वो भी जो है किस में आएंगे? मेन वर्कर्स में आएंगे। तो अगर देखा जाए तो अपनी इंडिया में दो तरीके के वर्कर्स मिल गए हमको, एक पेड वर्कर्स, ठीक है, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, अपने इंडिया में बेसिकली हर जगह यही होते हैं, दो तरीके के। हम अपने इंडिया को पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि दो तरीके की वर्कर्स हैं, वर्कर, एक पेड वर्कर्स, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड। पेड मतलब जो दूसरों के यहां काम करने जाते हैं, जिनको पेमेंट मिलती है, दोज पर्सन आर नोन एज पेड वर्कर्स। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद से काम जनरेट कर रहे हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये समझ में आया बच्चा? पक्का क्लियर है? सही है। लेकिन एक तरीके से सर देखा जाए ना कि कुछ चीजें ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा दिक्कतें अभी भी हैं। लाइक क्यों आज भी इंडिया में जानते हो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्करों की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ना, हालांकि आप ये डेटा यूज करिएगा तो बड़े सोच के यूज करिएगा। अगर मैं बोलूं कि टोटल वर्कर की बात करूं, कितने टोटल वर्कर्स की बात करें, तो आज भी 77% जो है मेल वर्कर है, और अप्रॉक्स मान लो अप्रॉक्स 77% मेल वर्कर, और जो रिमेनिंग है 23% अप्रॉक्स कौन है? फीमेल है। आज भी हम देख रहे हैं कि सर क्या फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, फीमेल वर्कर्स, जबकि इतना हम अपने आप को अपग्रेडेड दिखा रहे हैं, इतना मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आज भी सर क्या है, टोटल वर्कर्स में देखा जाए तो मेल वर्कर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्या, फीमेल वर्कर्स। आई बात समझ में? और दूसरी चीज ये है ना, इंडिया में अभी भी प्रॉब्लम है, फेयर वेजेस नहीं मिलता है बेचारों को। आज भी ये देखिए तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है वर्करों के साथ। आप अगर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो कि इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है वर्करों के साथ, तो उनको फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स आज भी है इन्वॉल्व, फेयर वेजेस, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है उनको, मतलब जितना वो मेहनत कर रहा है। एक आप सोचिए जरा सर, एक नाले में घुसता है एक बंदा,
सीवर में घुसता है बंदा, कितना रुपए उसको मिलता है? 200-300 रुपए के लिए वो पूरी बॉडी अपनी एकदम सीवर में लेके चला जाता है। सोचिए, दुनिया भर की बीमारी। हम आप एक गंदा पानी भी छूते हैं तो 10 बार हाथ धुलते हैं। दैट मीन्स कि सर एक फेयर वेज उसको मिला क्या? ऐसे ये साफ सफाई करने वालों की एज कितने, आप सोचिए कितनी गंदगी है उस नाले में, बट वो एंटर कर रहा है उस नाले में, तो क्या उसको एक फेयर प्राइस मिल रहा है? क्या उसको क्या एक फेयर रिम्यूनरेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो वही है, अपनी इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि काम का सही पैसा नहीं मिल रहा। इस वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलिए आइए, अब एक बात करते हैं, जरा सर ध्यान से सुनिएगा। एक सबसे बड़ी बात अब शुरू करते हैं, दैट इज लेबर फोर्स को। लेबर फोर्स क्या होता है सर, ये समझिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछता आ रहा है। सर फोर्स का मतलब अगर हम बोले तो आर्मी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर्मी। सर एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनना। आर्मी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप ऑफ पर्सन जो ट्रेन्ड लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेबर्स। ग्रुप ऑफ लेबर्स की मतलब यहां पे सारे जितने भी हैं कि लेबर फोर्स क्या कहता है? अब सिंपल समझना, आसान भाषा में इसको मैं समझा रहा हूं। लेबर फोर्स का मतलब होता है पर्सन हु हैव वर्क, मतलब वो पर्सन जो काम, जिनके पास काम है ऑलरेडी, जो जिनके पास काम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन हु आर विलिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। वो पर्सन जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए प्रेजेंट हैं, उनकी बात कर रहा हूं। मतलब अभी उनके पास काम नहीं है, बट वो अनएम्प्लॉयड है। देखो सर, इसलिए ये बहुत संभाल के लिखना है हमें। एक तो ये आराम से हम लिख सकते हैं कि पर्सन हु हैव वर्क, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयड लोगों की। ठीक है, समझ में आया? लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड की। किसकी बात कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयड की। लेकिन अनएम्प्लॉयड कई केस में बनता है। अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि देखो, एक तो होता है कि काम करना ही नहीं चाहता तो वो बेरोजगार है। बात समझ में आया कि नहीं? एक होता है कि काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तब वो अनएम्प्लॉयड है। तो उनकी बात हो रही है। क्लियर है? तो लेबर फोर्स का ये फॉर्मूला होता है बच्चा कि पर्सन हु हैव वर्क और पर्सन हु आर सीकिंग और या विलिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसको हम आसान भाषा में अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनएम्प्लॉयड पर्सन। बट थोड़ा सा बचा के रहिएगा इस चीज से, वरना ये गलत भी कर देगा आपके काम को। कि अनएम्प्लॉयड पर्सन को उन्हीं पर्सन की बात होगी जो सच्ची में, एक सच्चाई में अनएम्प्लॉयड है। मतलब वो खुद से बेरोजगार नहीं है, वो सिचुएशन की वजह से बेरोजगार है, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है काम। ठीक है, काम ढूंढ रहा है, उसके पास काम नहीं है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। वरना उन लोगों की बात इसमें बिल्कुल नहीं आएगी जो काम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बोला कि नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। समझना जरा इसको, क्या बोला? नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको हम लेबर फोर्स में अपने इंक्लूड ही नहीं करते। लाइक सर समझिएगा, फिजिकली चैलेंज्ड। सर देखिए, या हैंडीकैप्ड पर्संस, ठीक है सर, समझिएगा। देखो,
किसी को गाली नहीं दे रहा हम लोग, बट ये समझिएगा फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है कि अनफिट माना जाता है। एक अनफिट पर्सन जो है कि लेबर फोर्स में नहीं आ सकता, हम उसको उस पर्सन को कहीं भी यूज नहीं कर सकते कि कहीं भी लगा दिया, कोई भी काम पे लगा दिया वो कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। इसलिए अगर वो काम कर रहा है तो सर उसको दिल से सलाम, याद रखिएगा। अगर वो एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन काम करते हैं तो सर आप प्लीज उनको एक टॉप प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि सोचिए जरा उस स्थिति में भी, उस जगह पे भी वो इतना जुर्रत रख रहे हैं, उतनी हिम्मत रख रहे हैं काम करने की। समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया कि उनको लेबर फोर्स में इसलिए नहीं इंक्लूड किया। देखो लेबर फोर्स में कर सकते हैं हम इंक्लूड, बट इसलिए नहीं करते कि लेबर फोर्स बोलता है कि हम कहीं भी काम में लगाएं, यूज हो जाए, बट हम उनको हर जगह काम में नहीं लगा सकते, तो इसलिए उनको हम लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा, पर्सन who are not willing to do work, वो लोग भी हम अनफिट मानते हैं, वो लोग भी फिजिकली चैलेंज्ड है, वो लोग भी एक तरह से वो क्या है, अनफिट लोग हैं। कौन? जो काम करना ही नहीं चाहते, जिनको सिर्फ मुफ्त का चंदन घिसमर नंदन, जो सिर्फ और सिर्फ फ्री में यूज कर चीजों को वो करते हैं। समझ में आया? वो भी। फिर people who are not available for work, जो पर्सन जो है ना काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं, काम करने गया, एक दिन काम किया 10 दिन गायब, उनको भी हम लेबर फोर्स से हटा देते हैं। और कुछ और लोग भी हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइक ओल्ड पर्सन, इनको भी हटा देते हैं, चिल्ड्रन को भी हटा देंगे हम। समझ में आया? इन लोगों को भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो इंडिया में लेबर फोर्स का एक वो है 15 ईयर्स, ध्यान से सुनना, 15 ईयर्स तक के चिल्ड्रन जो है लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, और 60 ईयर के बाद वो जो आपके एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये नहीं आएंगे। बाकी इसके बीच में जो भी हैं 15 to 60 के बीच में, मतलब लेबर फोर्स कहां से कहां चलेगा, 15 to 60 के बीच में जो भी है वो लेबर फोर्स में आएंगे। कब आएंगे? जब वो इस सिचुएशन में है। अगर वो इस सिचुएशन में है तो लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। समझ में आया? उम्मीद है आपको ये लेबर फोर्स वाली कंडीशन पूरी समझ में आई होगी। क्लास कोई दिक्कत सर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलो चल ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़े। देखो जल्दी, अभी तक तो हम लोग लेबर फोर्स को पढ़ रहे थे, अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, दैट इज वर्क फोर्स। क्या होता है? ध्यान से सुनना क्लास, दोनों में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में बहुत डिफरेंस है। लेबर फोर्स जो है कि सबको इंक्लूड करता है। देखो ध्यान से सुनना, लेबर फोर्स क्या करता था, लेबर फोर्स में आपके इंप्लॉयड लोग भी आते हैं। कौन आते हैं? इंप्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड में कौन? जो विलिंग, जो काम करना चाहते हैं। समझ में आया? ये चीज बात है। बट वर्क फोर्स बोलता है कि वर्क फोर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, वर्क फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, लेबर फोर्स माइनस पर्सन हु आर unemployed but willing to do work। अब ध्यान से समझना, कल अभी मैंने जस्ट ये चीज आपको समझाई है कुछ देर पहले कि सर एक्चुअल में उन लोगों की बात होती है अनएम्प्लॉयड में जो काम करना चाहते हैं, काम जो नहीं करना चाहते, अवेलेबल नहीं है, उनकी बात हो ही नहीं रही है। ये उनकी बात हो रही है जो काम, जिनके पास काम नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं, इसलिए उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो लेबर फोर्स में उनको इंक्लूड किया जाता है, बट लेबर फोर्स से क्या करना है, उनको हटा देना, क्योंकि वर्क फोर्स मतलब ये दिखाता है कि एक्चुअली किसके किसके पास काम है, एक्चुअली एम्प्लॉयड। क्या बोला?
एक्चुअली एम्प्लॉयड का मतलब जिसके पास एक्चुअल में काम है, एट प्रेजेंट में जो एम्प्लॉयड है, जिसके पास ऐसा नहीं, जो जिनके पास काम नहीं है वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में जाएंगे, वो एम्प्लॉयड नहीं होंगे। इसीलिए उसने बोला कि वो एक्चुअली जो जो अनएम्प्लॉयड है उनको जो है हटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड वाली डेटा मिल जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो ना, एक रेशियो निकालती है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या निकालती है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये निकालना चाहती है कि हमारी टोटल कितनी पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इनटू 100। दैट इज द फॉर्मूला फॉर क्या? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। इसको कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा टोटल वर्कफोर्स, तो सर वो तो नॉर्मली अंडरस्टूड चीज है। तो ये वर्कफोर्स का मतलब समझिए, वर्कफोर्स क्यों निकाला जाता है? लेबर फोर्स और वर्कफोर्स में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स दोनों को इंक्लूड करता है, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो काम नहीं है, जिनके पास काम नहीं है और वो काम करना चाहते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। बट जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करता है जो एक्चुअली जिनके पास काम है। बस समझ में आया? इसीलिए यहां पे जो है कि वर्कफोर्स का फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स में से किनको हटा दीजिए, पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू डू वर्क, इनको हटा दो, जो है निकल जाएंगे कौन? एक्चुअली जिनके पास काम है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एक निकलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉपुलेशन देखना चाहती है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारी इंप्लॉयड है। तो यहां पे वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये जो लेबर फोर्स था, लेबर फोर्स क्या करता था? लेबर फोर्स इंक्लूड करता है किसको? एम्प्लॉयड लोगों को प्लस अनएम्प्लॉयड लोगों को। बट कौन से अनएम्प्लॉयड? जो विलिंग टू डू वर्क, जो काम करने के लिए तैयार है। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। एक बात और समझिएगा, अब थोड़ा सा जरा हम एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में पढ़े, ध्यान से सुनना। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो एम्प्लॉयमेंट का सर मतलब क्या होता है? अभी जस्ट आपको पता चला कि एम्प्लॉयमेंट क्या, एक एक्टिविटी है जो पर्सन परफॉर्म करता है टू अर्न हिज लिविंग। हाँ, और कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसको एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है। एम्प्लॉयमेंट सर दो पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। और दूसरी होती है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम अपना काम खुद से, अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बताई है, बट फिर से एकदम डिटेल में समझना। अगर कुछ कभी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लिखोगे? पहले एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करोगे, फिर दिखाओगे कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद से अपना काम जनरेट कर लेते हैं, जो किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जो दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं, जिनको रिम्यूनरेशन, वेजेस का मतलब होता है रिम्यूनरेशन मिलता है, पैसा मिलता है बदले में। अब यहां पे ये दो टाइप में बढ़ जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सा टाइप होता है सर? एक होता है रेगुलर वर्कर, ठीक है, रेगुलर वर्कर्स, और एक होता है कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट में। एक रेगुलर और एक कैजुअल। रेगुलर वर्कर्स का मतलब होता है जिनको ऑल टाइम, जिनके पास काम है, पूरे महीने भर, पूरे साल भर का काम है, उनको जो है डेली काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो कैजुअल वर्कर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उसी दिन पैसा मिलेगा जिस दिन जो है उनको जो है कि काम मिला। जिस दिन वो काम पे नहीं आए, जिस दिन वो काम करने नहीं जा रहे, उनको पैसा नहीं मिलेगा। बस डिफरेंस यही है दोनों में। ये अगर कभी कभार को छुट्टी पे रहा, काम नहीं करने गया, तो इसका पैसा नहीं कटता है, इसको पैसा मिलता है। बट कैजुअल वर्करों को ऐसा नहीं है, वो जिस दिन काम करने जाएगा उस दिन उसको पैसा मिलेगा। क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं इनको थोड़ा सा डिराइव्ड वर्जन में देखूं, किसको? रेगुलर और कैजुअल का डिफरेंशिएशन कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि रेगुलर और कैजुअल में डिफरेंस क्या हो सकता है सर, ठीक है। इन्हीं को सर आप हायर्ड वर्कर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हायर्ड वर्कर्स। एक्चुअल में देखो, हायर्ड वर्कर्स तो ये भी होते हैं, अगर मैं बोलूं तो हायर्ड वर्कर्स ये भी होते हैं, याद रखना। दोनों हायर हो रहे हैं,
दोनों को हम हायर कर रहे हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि हायर्ड वर्कर सिर्फ वही होंगे जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, नहीं। आप किसी के यहां जा रहे हैं, परमानेंट बेस पे भी जॉब कर रहे हैं ना, तो भी आप हायर्ड है, आप उसके यहां काम कर रहे हैं, उसने आपको हायर किया है। तो हायर्ड वर्कर दोनों होते हैं, रेगुलर हो चाहे वो कैजुअल हो। तो अगर हम बोले वेज इंप्लॉयमेंट क्या कहलाता है, तो वेज इंप्लॉयमेंट ही हायर्ड वर्कर्स को इंक्लूड करता है। किसको इंक्लूड करता है? हायर्ड वर्कर्स, जिनको हायर करके काम करवाया जा सकता है, मतलब हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारे यहां काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये फैक्टर सर्विसेज वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता है। कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज ये भी देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले भी, लाइक बार्बर्स, कॉबलर्स, ये सब जो है कि क्या है, फार्मर्स, ये सब किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट ये है कि ये किसी के अंडर में नहीं जाते, ये हायर नहीं कर सकते आप इनको, ये अपना काम खुद से करते हैं। और लेकिन ये जो है इनको क्या कर देंगे आप? हायर करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? चलो अब जरा इन दोनों का डिफरेंशिएशन देख लें जरा, किसका किसका? रेगुलर और कैजुअल वालों का। जरा देखिएगा, अगर मैं एक तरफ रेगुलर लिख लूं, क्या लिखूं? रेगुलर वर्कर्स, और दूसरी तरफ मैं लिख दूं कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। सर रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं, जिनको क्या होता है, परमानेंट बेसिस पे मिलता है, परमानेंट बेसिस पे जॉब करते हैं, और कैजुअल वाले क्या, डेली बेसिस पे जॉब करते हैं। देखिए ये आपकी ही भाषा में एकदम मैं लिख रहा, जो आप एग्जाम में यूज करते हो, ठीक है। परमानेंट बेसिस और डेली बेसिस पे जॉब करते हैं, ठीक है। इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, इनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। मतलब इनकी जॉब कभी भी जा सकती है, इनके पास काम नहीं है, इनका काम कभी भी खत्म हो सकता है, ये सारी इनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। ये ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इनका कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होता है। समझ में आया? ठीक, मतलब ये ग्रुप नहीं बना सकते, इनका कोई अपना ग्रुप नहीं होता, इनका जो है कि अपना कुछ ये नहीं है। समझ में आया? देन उसके बाद ये जो है, इनको जो है सोशल बेनिफिट्स मिलती हैं, ठीक है, लेकिन इनको कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलती, ठीक है। सोशल बेनिफिट्स लाइक जैसे देखा होगा आप लोग, जो परमानेंट बेसिस पे जॉब करते हैं उनका पीएफ ऊएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, ईएसआईसी का पैसा कटता है, ये सारी चीजें कटती है, मेडिकल का पैसा कटता है, लेकिन ऐसा कैजुअल वर्करों के साथ नहीं होता है। समझ में आया? इनको जो है पेंशन्स मिलते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे इनको कोई भी पेंशन नहीं मिलता है, इनका कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? आई बात समझ में? पक्का? ये इतनी चीजों से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसको? रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स को। देखो आसान भाषा में एकदम डिफरेंशिएट किया, कुछ भी जो है कि आपको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो एक नाम जो ध्यान से आपको समझना है, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्स में कई बार देखा गया ये क्वेश्चन। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान से सुनना। देखो हम एक कंट्री की जीडीपी समझते हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मींस कि किसी कंट्री का आउटपुट, आसान भाषा में बोलते हैं तो आउटपुट। तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है या किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो हम ये मानते हैं कि उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एक आम भाषा में हम यही बोलते हैं कि उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा, हाँ या ना? उस कंट्री में रोजगार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, तो रोजगार बढ़ रहा है, हाँ या ना? हम यही मानते हैं। बट सर जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ऐसी भी सिचुएशन इकोनॉमी में आती है कि जहां पे जीडीपी बढ़ रही होती है बट एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आता। समझ में आया? जॉब जीडीपी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज, नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। क्यों? ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो जाती है इकोनॉमी में। समझ में आया? दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। क्या
कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? आम भाषा में हम ये चीज बोलते हैं कि हाँ भैया जीडीपी बढ़ेगी तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। नहीं, जीडीपी बढ़ रही है बट इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है, ऐसी ग्रोथ को हम मानते हैं क्या, ऐसी ग्रोथ को हम मानते हैं जॉबलेस ग्रोथ, की जॉब नहीं आ रही है, इकोनॉमी में जॉब नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये कैसे होता है, कैसे सिचुएशन में होता है सर? इसका सबसे बड़ा सिचुएशन अगर आप बोल सकते हैं ना, तो टेक्निक। क्या बात बोला? टेक्निक। टेक्निक में देखिए क्या होता है, दो तरीके की हम टेक्निक फॉलो करते हैं, एक एलआईटी टेक्निक, एक सीआईटी टेक्निक। आप पढ़े हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब ज्यादा लेबर कम कैपिटल, और सीआईटी में मोर कैपिटल लेस लेबर। तो आजकल की कंपनियां इस एलआईटी टेक्निक को जरा हटा रही हैं, किसको अपना रही हैं? सीआईटी, मतलब ज्यादातर मशीनरी पे फोकस कर रही हैं, ज्यादातर जो है कि टेक्निक पे फोकस कर रही है। तो जब मशीनरी ज्यादा आएगी तो लेबर तो कम होंगे। अब जब लेबर कम होंगे तो एम्प्लॉयमेंट घटेगी कि नहीं घटेगी? मशीन ही प्रोडक्शन कर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो सर कहीं ना कहीं लेबर कम हुए तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा कि नहीं होगा? तो इस वजह से भी जो है कि कॉस्टिंग इनकी कम होती है, सीआईटी में कॉस्टिंग कम लगती है। तो मशीनरी पे ज्यादा फोकस होने की वजह से, टेक्निक चेंज होने की वजह से जॉबलेस ग्रोथ पे ज्यादा हो रहा है। जीडीपी तो बढ़ रही है क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन इंप्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमने टेक्निक बदल दी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरी चीज यह है, आप यह भी कह सकते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्लो ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की एकदम स्लो जो ग्रोथ है ना, जो धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, उसके वजह से भी जॉब नहीं क्रिएट हो रही है। बाहरी फर्म्स आ रही हैं तो वो अपने इंप्लॉइज को, अपने फॉरेन कंट्रीज के इंप्लॉय को ही हायर कर रही है। तो ऐसे में इंडियंस को जो है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जॉब नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी भी चीजें सिचुएशन इकोनॉमी में है। तो उम्मीद है ये आपको जॉबलेस ग्रोथ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको 4 मार्क्स में लिखने को आ जाएगा तो आराम से आप लिख देंगे कि क्या होती है जॉबलेस ग्रोथ, कैसे अराइज होती है, क्या सिचुएशंस क्रिएट करता है, और उसके क्या सिम्टम्स है, क्यों ऐसी जॉबलेस ग्रोथ आती है, क्यों, कब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। आई बात समझ में? बोलिए कोई दिक्कत बच्चा? सही है? पक्का? चलो अब सर एक और बात करते हैं। एक और नाम हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है सर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इसको पढ़ने से पहले जरा हम ये समझे कि 2 सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, क्या होता है बच्चा? एक फॉर्मल सेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर। सर समझिएगा जरा, ये फॉर्मल सेक्टर और ये एम्प्लॉयमेंट की 2 सेक्टर्स है, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो होता है, ये याद रखिएगा, ये हायर करता है 10 और मोर देन 10 या 10 से ज्यादा लोगों का, ध्यान से सुनिएगा, 10 या 10 से ज्यादा लोगों को जो फर्म हायर करती है, दैट इज नोन एज फॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस। आसान भाषा में बोले तो पब्लिक सेक्टर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है सर? पब्लिक सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है विच हायर लेस देन 10%। 10 से कम लोगों को जो हायर करती है फर्म इंटरप्राइजेस, उसको इनफॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? इनको जॉब से जो है कि जॉब सिक्योरिटी इनके पास होती है, इनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती सर। इनके लिए लॉ बनता है, इनके लिए कोई भी लॉ नहीं है।
समझ में आया? अब आसान भाषा में मैं बोलूँ तो कैसे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे बताऊं? फॉर्मल को तुम मान लो गवर्नमेंट और इनफॉर्मल को मान लो प्राइवेट। क्या मानोगे? फॉर्मल को मान लो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की बात कर रहा है और इनफॉर्मल को मान लो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यही बात करोगे आम भाषा में एकदम क्लियर होता चला जाएगा। देखोगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास वेरियस लॉ होते हैं, जिस दिन चाहे या इस दिन हड़ताल वड़ताल धरने उरने पे बैठ जाएंगे, सरकार इनकी नौकरी नहीं खा सकती। आप देखे होगे कभी इनका नौकरी गया है, धरने पे ये कुछ भी होगा धरने पे बैठ जाएंगे, तुरंत काम बंद बैठ जाएंगे। प्राइवेट में बैठ के देखो, निकाल देगा सबको एक तरफ से, जाओ भैया तुम्हारी जरूरत नहीं, हम दूसरे को रख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो जॉब सिक्योरिटी वाली बात कर रहे हैं। लॉ है, इनका अपना ट्रेड यूनियन होता है। क्या होता है इनका अपना? सर ट्रेड यूनियन के बजाय इसको जो है यूनियन आप बोलिएगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इनका अपना यूनियंस होता है, लेकिन इनका कोई भी नो यूनियन, कोई भी यूनियन नहीं होता है सर। समझ में आया? ये बहुत सारी बेनिफिट्स जो है कि इंजॉय करते हैं, लेकिन इनको बहुत कोई बेनिफिट मिलती नहीं है सर। तो ये चीज जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल, उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम आसान भाषा में मैंने बोला गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को डिफर करना है बस सर। अगर आप ये लिख देते हो ना तो ये वाली कहानी आपको आधा तरीके से खत्म कर देगी, एकदम आसान बना देगी चीजों को। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या कहना चाहता है कि इंडिया में, अब किसकी बात कर रहा है? इंडिया में फॉर्मल सेक्टर से, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मल सेक्टर से शिफ्ट करना कहां? इनफॉर्मल सेक्टर में। समझना जरा, जब लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से किधर शिफ्ट हो, एरो देखिएगा, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो दैट इज नोन एज क्या? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब जो ये वर्कफोर्स है हमारी ना, वर्कफोर्स हमारी शिफ्ट हो रही है कहां? गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ। क्यों ऐसा सिचुएशन है भाई? काहे ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ जा रही है? सर सिंपल, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की कमी, पहली चीज। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे, सर एक तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या यूज कर सकते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। एक मिनट, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपनी जमीनें बेच दे रही है, अपने प्रॉपर्टीज को बेच दे रही है, किसको? जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच दे रही है। तो जब इतने प्राइवेट सेक्टर ही खत्म हो जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म हो जा रही है, तो वहां जॉब कहां रहेगी? जॉब खत्म। जॉब, आप देखिए बैंकों का मर्जर हो रहा है, बैंक मर्ज हो जा रही हैं, दो बैंक एक साथ मर्ज हो गई, तो अब तो एक ही बैंक बनी ना बच्चा। तो जब एक ही बैंक बनी तो वहां के, अब चलो ठीक है इंप्लॉइयों को नहीं निकालेगी, बट कहीं ना कहीं अब बाकी जो दो बैंक मर्ज हो गए, लाइक क्या, कौन कौन सी बैंक मर्ज हो गई? बोलो जल्दी, नहीं पता? चलो, बीओबी का नाम सुना है, ठीक है, इसमें दो बैंक मर्ज हो गई, एक देना बैंक मर्ज हो गई और दूसरी मर्ज हो गई विजया बैंक। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब देना और विजया के एम्प्लॉय जो है, देना बैंक और विजया बैंक के एम्प्लॉय जो है बीओबी में मर्ज हो गए। ठीक है, अब क्या आगे देना और विजया बैंक में जॉब आएगी? क्योंकि देना और विजया बैंक की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। बात समझ में आया? जॉब जो आएगी वो बीओबी में, वो तो पहले भी आती थी बीओबी में जॉब, देना में भी आती थी और विजया में भी, ऐसे तीन जगह थे जॉब के। लेकिन अब क्या रह गया? एक ही ना रह गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही वो बोल रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने की वजह से सरकार की जो है कि अपनी कम, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला? प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या हो रहा है कि लोग जो है कि शिफ्ट हो रहा है फॉर्मल सेक्टर से किधर? जो वर्कफोर्स हमारी है, जो हमारे पास वर्क करने एम्प्लॉयड पर्सन है, वो किधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है? ज़्यादातर वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी आ गया। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट, अब देखिए ये, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर अपना मनमानी कर रहा है, इनका ये कोई लॉ को नहीं फॉलो करता, ये जब चाहे तब ले ऑफ्स। देखा होगा आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को, समझना जरा, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या कर रही है, जब चाहे तब आ रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, ओनर कह रहा है ठीक है 2000 लोगों को निकाल दो। समझ में आया? दैट मीन्स ये इतने बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो इसके पीछे जो है नुकसान हो रहा है कि नहीं? कोई नहीं कुछ कर सकता।
सिंपल, ये जॉब देते टाइम ही साइन करा लेते हैं कि आपको कभी भी कंपनी निकाल सकती है। समझ में आया? अगर जरूरत कंपनी को नहीं होगी तो कंपनी तो ये जॉब सिक्योरिटी जो है ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब आपका यही है कि आप 20 साल 30 साल किसी कंपनी को दीजिए, कंपनी आपको चंद मिनटों में निकाल के बाहर कर सकती है। अब फिर आप कहाँ के रह जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने आ रहा है, और इंडिया में ये चीज बहुत प्रिविलेंट तरीके से चल रही है। तो ये इसका रीजन है गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा सा फेल्योर। गवर्नमेंट सेक्टर जो एकदम की जितनी भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है वो जो फेल कर रही है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क, इसी को इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं। बोलो समझ में आया ये पूरी कहानी? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास आप लोग। हो गया? चलिए, अब इतना कुछ तो हम पढ़ लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब जरा हम सबसे बड़ा मुद्दा बात करने जा रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक है, अब सर समझिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बिलो 15, 15 से नीचे, एंड अबव 60, 60 से ऊपर, इन दो कैटेगरी को छोड़ देना है। 15 से नीचे, 15 साल से नीचे वालों को भी छोड़ देना है, बिलो 15 ईयर्स, ठीक है, और अबव 60 ईयर्स वालों को छोड़ देना है। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद हमारी कंट्री की एनएसओ, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या बोलती है? एनएसओ कहती है कि अगर एक पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट इज अ सिचुएशन, याद रखिएगा, इट इज अ सिचुएशन वेयर पर्सन who are willing and able to do work at the prevailing wage rate do not get the job, do not get जॉब। तब जाके कहा जाता है, ये सिचुएशन पूरी कह लेती है अनएम्प्लॉयमेंट। जो पर्सन काम नहीं पा पाता है उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चा? एक सिचुएशन है। क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे वेयर, कहाँ क्या होता है, एक पर्सन जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है किसी भी वेज रेट पे, कि भैया कुछ भी दे दो, जो पैसा दे दोगे हम तैयार है करने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। दैट सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? अपने इंडिया में ये डेटा देता कौन कौन है? ध्यान से सुनना, ये डेटा अपने इंडिया में प्रेजेंट कौन करता है? तो सबसे पहला है दैट इज सेंसस। सेंसस रिपोर्ट जो आती है वहां से हमें मिलता है ये डेटा कि अपने इंडिया में कितने लोग जो है कि बेरोजगार हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमें एनएसएसओ देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज हमें प्रोवाइड करता है। और तीसरा हमें डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये तीनों जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, ये भी एग्जाम में पूछता है नॉर्मल से सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कि प्रोवाइड्स डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या लिखोगे भैया? सेंसस रिपोर्ट देता है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन देता है, और डीजीईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ये भी देता है आपको क्या? रिपोर्ट किस पे? एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इतना कुछ समझ में आया, बेरोजगारी क्या है समझ में आया। अब चलो आगे जरा बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लो। ले लिया? अब चलो देखो इंडिया में भाई ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
इन इंडिया, इंडिया में जो है कि कितने तरीके की बेरोजगारी है, ध्यान से सुनना, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला जो है ना, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे क्लास में आप लोग बहुत सुनते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझिएगा सर, एक ऐसी सिचुएशन, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट है तो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कम लोगों की जरूरत है और ज्यादा लोग लगे पड़े हैं। सबसे ज्यादा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है एग्रीकल्चर सेक्टर कि 2 की जरूरत है, 4-5 लोग वहीं लगे पड़े हैं। यहां ये दिखाते हैं लोग ना कि हमारे यहां लोग ये फील करते हैं हमारे पास भी काम है, हमारे पास भी काम है, हमारे पास भी काम है, लेकिन एक्चुअल में 5 लोगों में से 3 लोग बेरोजगार हैं। लेकिन ये ऐसी, इसी को बोलते हैं हिडन। याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, एक ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, एक डायरेक्ट नहीं दिखेगी, बट आप जब इसको देख समझोगे ना तो ये दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल समझना ये कैसे बनती है। जैसे मान लो एक इतना बड़ा प्लॉट है, इससे जो है कि 10,000 रुपया जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है? 10,000 रुपया। अब इस प्लॉट को कवर कर सकते थे कितने लोग? 4 लोग। फॉर एग्जाम्पल कितने पर्सन? 4 पर्सन इसको कवर कर सकते थे, ठीक। बट क्या हुआ, यहां पे 10 पर्सन लगे हुए हैं। कितने पर्सन लगे हुए हैं? 10। जरूरत थी 4 की, 10 लगे। अगर 4 रहते तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता? 10,000 इंटू 4 होता तो 2,500 सबको मिलता, हाँ या ना? लेकिन यहां पे एक्चुअल में कितने लोग लगे पड़े हैं? 10 लोग। तो यहां कितनी आ गई? 1,000 रुपए सबके पास आ गई। 1,000 रुपए आया कि नहीं है? दैट मीन्स कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, 2,500 मिल सकता था लेकिन 1,000 इसलिए मिला क्योंकि ज्यादा लोग। अब ये 100 लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारे पास काम है, हमारे पास काम है, लेकिन एक्चुअल कितने की जरूरत थी? 4 की। हिडन है, दिख नहीं रहा है, सबके पास काम है, तो तुमको लगेगा सब तो सबके पास तो ये सब तो एम्प्लॉयड है। नहीं, यहां पे 6 ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी जरूरत नहीं थी, वो जबरदस्ती लगे पड़े हैं। समझ में आया? क्लियर है? ये बहुत बड़ी प्रिविलेंट बेरोजगारी है इंडिया में, और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखती है। समझ में आया? देन दूसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो एकदम सीधा नाम है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बेरोजगारी, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग काम करना चाहते हैं किसी भी वेज रेट पे, उनके पास काम नहीं है। दैट्स इट, वो काम नहीं मिल रहा है उनको। ये होती है ओपन, खुली हुई बेरोजगारी, एकदम जो दिख रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? और उसके बाद तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, सीजन्स पे होती है। अगर टाइम सीजन आए, ऑफ सीजन के टाइम में ये बेरोजगार हो जाते हैं, जब फेवर्ड सीजन आता है तो जो है इनको काम मिलता है। लाइक आप देख सकते हो क्या, दिया हुआ बनाने वाले लोगों को, लाइक उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम वालों को, जो है जो कटाई उटाई करते हैं गेहूं उन लोगों की, इन सब चीजों में काम टाइम आया तो काम मिला, नहीं टाइम आया नहीं काम मिला। तो दैट मीन्स ये सीजनल, कुछ सीजन के लिए उनके पास काम होता है, कुछ सीजन के लिए काम नहीं होता। ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही टहलते रहते हैं कि जो है कहीं भी काम मिल जाए। आई बात समझ में? पक्का? ये तो 3 तरीके की बेरोजगारी इंडिया में मिलती है। अब आइए देखते हैं ना इनकी क्यों बेरोजगारी आती है, वाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है। तो यहां हम अगला लिखते हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोले? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब सुनना जरा। सर क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो क्या है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ अगर स्लो है, वही बोला ना अभी, जॉबलेस ग्रोथ। मान लो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो है, इकोनॉमी की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, इकोनॉमी में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, इंफ्रा अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है, तो जब ग्रोथ स्लो होगी तो जॉब ऐसे ही नहीं क्रिएट होगी। अब जॉब क्रिएट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली सब बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? सेकंड बहुत बड़ा मुद्दा यह है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई इतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्या उतनी तेजी से अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है? नहीं। तो इस पे ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा।
समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पक्का। देन उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से भी ये जो है कि समस्याएं आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। ढंग की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, समझ में आया। देन उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एसएसआई, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी उनके डिक्लाइन होने की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ गई, हाँ या ना। जितने बचे थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में चले जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जो जॉब करने वाले हैं वो भी प्रॉब्लम है, जा नहीं पाते हैं लोग, ना जा पाने की वजह से, अपना परिवार ना छोड़ के जा पाने की वजह से, एक जगह से काम तो है दूसरे जगह जाके काम करना है बट काम वहां नहीं जा पा रहे, इस वजह से क्या है वो जॉब, उनके पास जॉब नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं, बात समझ में आया। फिर एक ये यूज हो सकता है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉरेन की टेक्नोलॉजी हम एक्सेस यूज कर रहे हैं, इतना तेजी से यूज कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हाँ या ना। देन उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं मोर यूज ऑफ सीआईटी टेक्निक, सीआईटी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का कम यूज कर रहे हैं। तो ये वेरियस तरीके के आपके पास कॉजेस है, ये आप तो अपने तरीके से बहुत सारी चीजें बना के लिख सकते हो बच्चा। ये पूरा इतना तरीका है आपका क्या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के आने का, कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आती है, क्या क्या रीजन है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो, अब इसके जो है ना सबसे बड़ी बात, इसका इंपैक्ट क्या बन सकता है अगर ऐसा बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या इंपैक्ट बनेगा। पहला, लो ग्रोथ, हाँ या ना, ग्रोथ कम होगी। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम लोगों के जेब में, जब बेरोजगार है तो क्या होगा, लोगों के जेब में पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, क्लियर। फिर पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, इलिटरेसी बढ़ेगी, हाँ या ना। ये सारी चीजें इंपैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। डिप्रेशंस बढ़ेंगे, सर माइग्रेशन बढ़ जाएगा, लोग पलायन करने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे, ये सारे इंपैक्ट्स आ सकते हैं इकोनॉमी में। आई बात समझ में, इकोनॉमी में इंपैक्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये इतने इंपैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बोलो जल्दी, समझ में आया बच्चा कि नहीं, हाँ या ना, पक्का। अब सर एक जो हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की वो समझिएगा कि मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कैसे बेरोजगारी कम करें, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि बेरोजगारी कम हो जाए। सबसे पहला तो याद रखना बच्चा, पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करो, हाँ या ना, सही है, कम करो, ऑटोमेटिकली वो होगा। दूसरी चीज, स्किल पे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे। किस पे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे। मतलब स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि स्कूलों में अब एजुकेशन सिस्टम में जो है स्किल्स पे काम करेंगे, बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाएंगे ताकि वो अपनी स्किल को यूज करके आगे उसी को जो है कि अपना कैरियर पाथ बना सकता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स चलाएंगे, समझ में आया। देन उसके बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस बिटवीन किसको,
यूज ऑफ CIT एंड LIT। CIT और LIT को एकदम बैलेंस्ड रखेंगे, समझ में आया? CIT को भी बराबर यूज करेंगे, LIT को भी बराबर यूज करेंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, पक्का। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करेंगे ज्यादा तेजी से, ठीक है। उसके बाद SSI को डेवलप करेंगे, हाँ या ना, पक्का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो है एम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे शुरू करिए। मनरेगा, याद होगा आपको, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गांव में सबको जो है काम देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लिया था मनरेगा के थ्रू। देन उसके बाद प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आया था एक, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना आया था, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है जिसके थ्रू क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है सर। और गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है। बट सर एक चीज याद रखिएगा, हम सरकार को भी सीधा सीधा गाली नहीं दे सकते। रीजन ये है कि सरकार भी कितना अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी सर, उनके पास भी तो होना चाहिए, उनके पास भी तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनको भी तो देखना पड़े सर। इतनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ है। दूसरी चीज कि सर एक और चीज सबसे बड़ा है कि दैट इज आज के हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो है ना, स्किल्स की चीजें कम दिखी जा रही हैं। रट रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता, वो अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। और आजकल के गार्जियंस भी उन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? जो गार्जियंस काम कर रहे हैं उनके बच्चे ठीक है, कहीं ना कहीं तो निकल ही जा रहे हैं, कोई ना कोई स्किल्स में डेवलप कर रहे हैं तो निकल जा रहे हैं। तो ये सर एक्चुअल में ये पूरा आपका चैप्टर जो है, इस पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, सारी चीजें, कैजुअलाइजेशन बात किया, इनफॉर्मलाइजेशन बात किया। देन उसके बाद हमने जो है कि बात किया कि जॉबलेस ग्रोथ की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। फिर अनएम्प्लॉयमेंट में कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है ये पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट आती कैसे ये पढ़ा, कॉजेस पढ़ा, इम्पैक्ट पढ़ा, उसको रेमेडियल मेजर्स कैसे कम कर सकते हैं ये भी चीजें समझा हम लोग। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आप, और हाँ सर आपको मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थे, जैसे ये दो चार मैंने बताया, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अच्छे से पढ़िएगा। उनको आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एग्जाम में न मार्क्स गेन करने में बहुत मदद मिलेगी। क्लास समझ में आया? इसको बहुत हार्डली लीजिएगा मेरे इस सजेशन को, कि क्योंकि आपको वहां काम आएगा वो लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है पॉवर्टी को, अरे गरीबी भी बोल सकते हो सर आप, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या क्या जो है कि प्रोग्राम्स ला रही है, इस पे भी आप देखो। एक और मैं बता सकता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया था, अभी चल रहा है, तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे यहां पे भी काम कर रही। तो ऐसे जो है कि चीजों का आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। ज्यादा इसके डीपली भी मत पढ़ना, बट ये है कि हाँ इनके बारे में तुम्हारा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही अपना वैल्यूएबल सपोर्ट कॉमेट हब परिवार को बनाए रखे। कॉमेट हब परिवार देखो सिंपल याद रखा बेटा, कॉमेट हब परिवार सिर्फ तुम्हारे लिए है, समझ में आया? ये पूरे टीचर्स जो है ना आपको एकदम ऐसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका जो है कि वो कहाँ से जनरेट करें, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अभी अंदाजा नहीं है। वो समझ लीजिए कि अपनी कई घंटों की मेहनत आपको ले आके प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। क्लियर? तब तक के लिए क्लास, जय हिंद जय भारत।